हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी द वैक्सीन वॉर। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के प्रोफेसर बलराम से, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के। जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वो काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि चाइना में एक बीमारी काफी तेजी से फैल रही थी और किसी को पता नहीं था कि वो बीमारी है क्या। किसी को वो निमोनिया लग रहा था तो किसी को कुछ और। इसलिए वो अपने कलीग निवेदिता से बात करते हैं। निवेदिता कहती है कि चाइना में कुछ भी खाया जाता है और शायद इसी की वजह से ये वायरस भी आया होगा। लेकिन डीजी का कहना था कि अगर ये वायरस चाइना के फिश मार्केट से आया है तो उस मार्केट में वो वायरस आया कैसे, ये सोचने वाली बात होगी। डीजी निवेदिता को बताते हैं कि उसे आज इंडियन वेलफेयर की मीटिंग में जाना होगा, जिसके बाद निवेदिता उस मीटिंग में चली जाती है। वहाँ पर WHO से भी लोग आए थे जो बता रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना होगा। निवेदिता उनसे पूछती है कि क्या ये वायरस सच में नेचुरल है या इसे बनाया गया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ये वायरस बैट्स की वजह से फैल रहा था। लेकिन चाइना के जिस फिश मार्केट से ये वायरस आया था वहाँ पर बैट्स नहीं थे। इसलिए निवेदिता को जानना था कि आखिर वायरस आया कैसे। लेकिन WHO के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद निवेदिता ऑफिस आती है, जहाँ पर उसके और कलीग्स के साथ मीटिंग होती है। निवेदिता और उसके कलीग्स को यही लग रहा था कि ये वायरस किसी ने बनाया है, ये नेचुरली नहीं आया। लेकिन डीजी का कहना था कि वायरस जैसे भी आया हो, इसका सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। जिसके बाद डीजी डॉक्टर प्रज्ञा को कॉल करते हैं, जो NIV की हेड थी। वो उसे बताते हैं कि ये वायरस लगभग कोरोना जैसा ही है, इसलिए वो इसके बारे में अपनी रिसर्च शुरू कर दें। तो वही डीजी की टीम को पूरा यकीन है कि ये वायरस अपने आप नहीं आया, इसलिए वो बार बार डीजी से कह रहे थे कि उन्हें इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेनी होगी, पता करना होगा कि ये वायरस आया कैसे। लेकिन डीजी कहता है कि उन्हें आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा, इसलिए उन्हें फोकस उस वायरस पर करना है कि किस तरह से उस वायरस से निपटा जाए। तभी इंडिया में एक लड़की चाइना से वापस आती है, इसलिए उसे क्वारंटाइन किया जाता है और उसके टेस्ट भी किए जाते हैं। लेकिन लकीली उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। तो वही डॉक्टर प्रज्ञा डॉक्टर प्रिया के साथ मिलकर अपनी रिसर्च शुरू कर देती है और उन्हें पता चलता है कि ये वायरस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वायरस का नाम था कोविड-19। तो वही डीजी कैबिनेट मिनिस्टर को कॉल करके बताते हैं कि इंडिया में पहला कोरोना का केस आ चुका है, और ये सुनकर वो दोनों ही काफी उदास थे। कैबिनेट मिनिस्टर डीजी से कहते हैं कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करें ताकि वो इसके बारे में अपडेट्स दे सके। लेकिन डीजी के पास व्हाट्सएप ही नहीं था। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें व्हाट्सएप अकाउंट शुरू करना होगा। जिसके बाद डीजी अपनी बेटी से कहते हैं कि उनके लिए एक ऐसा फोन ऑर्डर करो जिसमें व्हाट्सएप आए। जिसके बाद हम द डेली वायर नाम के एक मीडिया ऑफिस को देखते हैं, जिसकी हेड थी रोहिणी। जिसके बाद रोहिणी अपने स्टाफ से इंडिया के बारे में डाटा लेती है कि इंडिया के पास कितने वेंटिलेटर्स है, कितने डॉक्टर्स हैं, या इंडिया इस कैपेबल है या नहीं कि अगर ये वायरस इंडिया में आ गया तो वो इसे हैंडल कर सके। जिसके बाद उसका स्टाफ उसे सारा डाटा दे देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इंडिया के पास काफी मटेरियल कम है, क्योंकि इंडिया खुद पीपी किट नहीं बनाता था। साथ ही इंडिया के पास पॉपुलेशन के हिसाब से इक्विपमेंट्स नहीं थे। जिसे देखकर रोहिणी हंसने लगती है और कहती है कि अगर ये वायरस इंडिया में आ गया तो इंडिया इस वायरस के साथ डील नहीं कर सकता। जब डीजी इस न्यूज को सुनते हैं तो वो अपने स्टाफ से कहते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में वैक्सीन बनाना होगा, और जब तक वैक्सीन नहीं बनता वो इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट रखेंगे। जिसके लिए सब लोग हाँ कहते हैं। तभी उनका कलीग कहता है कि अगर वो वैक्सीन बनाने वाले हैं तो उन्हें भारत बायोटेक के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि उनका काम आसान हो। जिसके लिए डीजे भी मान जाते हैं। वो अपने स्टाफ को बताते हैं कि उन्हें इस वायरस को एक वॉर की तरह लेना होगा, अगर वो मरेंगे भी तो लड़कर मरेंगे। जिसके बाद डीजी की कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है, जो डीजी को बताते हैं कि ईरान में काफी सारे इंडियंस फंसे हुए थे। एक्चुअली ईरान में तब कोविड भी चल रहा था और साथ ही वहाँ पर वॉर का भी माहौल था, इसलिए कोई भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि इंडिया में से कुछ डॉक्टर्स को वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर इंडियन लोगों की टेस्टिंग होगी, जिसके बाद उन्हें इंडिया लाया जाएगा। अब वहाँ पर जाने के लिए कई सारे डॉक्टर्स मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लेडीज डॉक्टर वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा उन्हें जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। डॉक्टर प्रज्ञा डीजी को बताती है कि वहाँ पर वॉर जोन है, इसलिए वो लेडीज को वहाँ पर नहीं भेज सकती। लेकिन डीजी का कहना था कि उनके लिए लेडीज और जेंट्स मैटर नहीं करता, उनके लिए वो बस एक डॉक्टर है जो अपने काम करने के लिए तैयार थी। इसलिए डीजी कहते हैं कि वो उन्हें भेजने की तैयारी करें। जिसके बाद सारे डॉक्टर्स काम पर लग जाते हैं। अब उन डॉक्टर्स में
ज़्यादातर लेडीज थी जिन्हें घर का काम भी संभालना था और ये काम भी संभालना था। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स बिना कंप्लेंट किए ईरान जाने की तैयारी करने लगते हैं। फाइनली उनकी एक टीम ईरान चली जाती है। वहाँ पर इंडियंस की टेस्टिंग होती है, जिसके बाद उनके रिपोर्ट्स निकालकर उन्हें अलग अलग करके इंडिया वापस लाया जाता है, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन डीजी का कहना था कि ये बस उनकी छोटी सी जीत थी, अभी आगे उन्हें बहुत कुछ करना था। इसलिए वो सबको कहते हैं कि सभी लोग वापस काम पर लग जाएं। जिसके बाद डीजी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आ रहा था कि कुछ ही दिनों में 40 करोड़ इंडियंस को कोरोना हो जाएगा। और ये बात सुनकर डीजी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि रोहिणी अपने हिसाब से कुछ भी स्टोरी बना रही थी। ये सुनते ही डीजे को एक आइडिया आता है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना होगा। इसलिए वो एनआईवी को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कोरोना को आइसोलेट करना होगा, तभी वो उसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। लेकिन एनआईवी को वायरस को आइसोलेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सबसे पहले वायरस को लैब में रखा जाता, जिसके बाद उनके यहाँ भेज दिया जाता। जब तक वो उनके पास आता, वायरस काफ़ी वीक हो रहा था, जिस पर डॉक्टर प्रज्ञा सॉल्यूशन देती है कि उन्हें वायरस को सबसे पहले उनके लैब में ही लाना होगा, ताकि वायरस वीक होने से पहले वो उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर सके। अब सारे साइंटिस्ट अपने काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैमिली को इग्नोर कर रहे थे। फैमिली में उनके बच्चे भी थे जो अपने मम्मी पापा के लिए काफ़ी परेशान थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर प्रिया बताती है कि उन्होंने कोरोना वायरस को आइसोलेट कर दिया है, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इंडिया ऐसी 5th कंट्री था जिसने वायरस को आइसोलेट कर दिया था। लेकिन डीजी कहते हैं कि अब उन्हें आगे के काम के बारे में सोचना होगा। साथ ही वो डॉक्टर प्रिया को अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने अपना काम अच्छे से कर दिया। जिसके बाद डीजी की कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देंगे और साथ ही देश में पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर डीजी की टीम भी बहुत शॉक थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन डीजी कहते हैं कि अगर उन्हें कोरोना से लड़ना है तो लॉकडाउन तो करना ही होगा। डीजी सबको बताते हैं कि सिर्फ साइंस ही इस वॉर को जिता सकती है, इसलिए सबको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और सबको दिल से काम करना होगा। जिसके बाद चूहों के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो जाती है। उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन अब ह्यूमन पर टेस्ट करने से पहले उन्हें बंदरों पर टेस्ट करना था, लेकिन जिस टाइप के मंकी उन्हें चाहिए थे वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर प्रिया जब इस बारे में डीजी को बताती है तो डीजी का कहना था कि उन्हें वो बंदर कहीं से इंपोर्ट करने होंगे, लेकिन डॉक्टर प्रिया कहती है कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। जिस पर डीजी कहते हैं कि डॉक्टर प्रिया को अपनी टीम भेजकर जंगल में से बंदरों को लाना होगा। लेकिन डॉक्टर प्रिया कहती है कि उसके लिए उन्हें कई सारे परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डीजी कहते हैं कि वो सब कुछ वो संभाल लेंगे, उन्हें बस अपनी टीम को रेडी करना था। जिसके बाद डीजी सारे परमिशंस ले लेते हैं। जिसके बाद उनकी टीम नागपुर के जंगल में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर बंदरों को पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बंदर काफ़ी घने जंगल में थे और वो चाहकर भी बंदरों को पकड़ नहीं पा रहे थे। वहाँ पर वो जंगल में 21 दिन रहते हैं और फाइनली उन्हें बंदर मिल जाते हैं। जिसके बाद बंदरों को लाया जाता है और उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो वही ये खबर लीक हो जाती है कि इंडिया अपनी वैक्सीन बनाने वाला है। जैसे ये रोहिणी को पता चलता है, वो इस बारे में कुछ भी बोलने लगती है कि इंडिया को फॉरेन वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए 10-12 साल का टाइम लगता है और इंडिया ने इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बना लिया, कहीं वो वैक्सीन के चक्कर में पानी तो नहीं बेचने वाले। इस तरह के न्यूज़ रोहिणी अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाने लगती है। जब डीजी की टीम ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और रोहिणी उनके बारे में कुछ भी बोले जा रही थी। लेकिन डीजी कहते हैं कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, वो बस अपना काम करेंगे और मीडिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और डीजी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आती है। साथ ही ऑफिस में से 40% लोगों को कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से ऑफिस में लोग भी कम आ रहे थे। डीजी जब हॉस्पिटल में थे तो वो एक लड़की को देखते हैं जिसे कोरोना हो गया था, लेकिन उसे अभी भी होप थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर डीजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर प्रिया और निवेदिता का कॉल आता है, जो बताती है कि फाइनली वैक्सीन रेडी हो चुका है और अब वो ह्यूमन पर ट्रायल कर सकते हैं। जिस पर डीजी का कहना था कि वो 15 अगस्त तक अपनी तैयारी कर ले, 15 अगस्त के बाद वो ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे। जैसे ये बात रोहिणी को पता चलती है तो वो उसके खिलाफ भी रिपोर्ट बनाने लगती है कि ये वैक्सीन कितनी अनसेफ है,
इसलिए किसी को भी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। रोहिणी की ये सारी बातें उसकी मेड सुन लेती है और वो रोहिणी से पूछती है कि वो इतनी नफरत क्यों करती है। तब हमें पता चलता है कि रोहिणी इस गवर्नमेंट से काफी नफरत करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती कि गवर्नमेंट के अंडर कोई भी काम हो, और जो भी काम होता उसे ऐसा ही लगता कि ये सब कुछ वोट पाने के लिए किया जाता है। वो गवर्नमेंट को बुरा कहना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में वो देश की बदनामी कर रही थी। तो वही इंडियन वैक्सीन को परमिशन मिल जाती है, जिसे सुनकर सारे डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई थी। साथ ही साइंटिस्ट की काफी तारीफ भी हो रही थी कि उन्होंने बिना किसी बाहर वाले की मदद लिए अपना काम पूरा कर दिया और बहुत ही कम टाइम में कोरोना की वैक्सीन बना दी, जिसके बाद बहुत से लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही लोग वैक्सीन लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि रोहिणी ने खबर फैला दी थी कि ये वैक्सीन काफी रिस्की है, कि ये वैक्सीन काफी डेंजरस है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लेने से मना कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर प्रिया चाहती है कि वो लोग भी मीडिया से बात करें और लोगों को जो गलतफहमी हुई है उन सबको क्लियर करें। लेकिन डीजी का कहना था कि वो मीडिया वालों से बात नहीं करेंगे और ना ही इसके बारे में खुद कुछ कहेंगे। लेकिन ये बात सुनकर डॉक्टर प्रिया थोड़ी सी नाराज हो जाती है। तो वही डीजी डिसाइड करते हैं कि वो लीगल एक्शन लेंगे रोहिणी के मीडिया हाउस के खिलाफ, और रोहिणी के मीडिया हाउस के ऊपर वो 10 करोड़ का डिफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं। लेकिन रोहिणी कहती है कि इस सब को हैंडल करना वो अच्छे से जानती है। साथ ही रोहिणी के इंटरनेशनल भी काफी कनेक्शंस थे, जिनकी मदद से उसने बाहर भी खबर फैला दी थी कि इंडियन वैक्सीन डेंजरस है। और ये सब देखने पर डीजी की टीम चाहती है कि अब वो मीडिया वालों के साथ बात करे, जिसके लिए डीजी मना कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम उनकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद डीजी को भी उनकी बात माननी पड़ती है। अब डीजी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने फॉरेन वैक्सीन को बैन क्यों किया था, जिसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें उसकी फाइल दे देते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने बैन क्यों किया था। तो वही दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और सारे साइंटिस्ट वैक्सीन के बारे में जो भी गलतफहमी थी उसे क्लियर करने में लग जाते हैं। वो मीडिया को बताते हैं कि उन्होंने वायरस को कितनी मेहनत और रिसर्च से बनाया है, जिसके बाद उसकी टेस्टिंग हुई और उसके रिपोर्ट्स कितने ज्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन वहाँ पर रोहिणी भी आती है और साइंटिस्ट से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने लगती है कि क्यों उन्होंने फॉरेन वैक्सीन को बैन कर दिया और इतने सारे पैसे खर्च करके खुद ही वैक्सीन बना लिया, क्या उन्हें गारंटी है कि उनका वैक्सीन सच में अच्छा है। तभी वहाँ पर डीजी भी आते हैं ताकि वो रोहिणी के सवालों का जवाब दे सके। वो रोहिणी को बताते हैं कि उन्होंने फॉरेन वैक्सीन को इसलिए बैन किया था क्योंकि उनके शर्तें काफी अजीब थी। सबसे पहली शर्त ये थी कि वो लोग जितना हो सके उतना ही वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, और वो उसके लिए काफी सारे पैसे एडवांस में भी मांग रहे थे। और अगर इंडिया एडवांस के पैसे दे भी देता और वैक्सीन किसी वजह से डिलीवर नहीं होती तो वो पैसे भी वापस नहीं लौटाने वाले थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस वैक्सीन को लेने के बाद भी किसी की मौत हो जाती है तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है। डीजी बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि फॉरेन वैक्सीन खराब थे, लेकिन इंडिया चाहता था कि वो खुद ही कैपेबल बने कि इस प्रॉब्लम का सामना कर सके। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग खुद ही वैक्सीन बनाएंगे, और आज इंडिया ने वैक्सीन बना भी ली है और उसका यूज भी बहुत अच्छे से हो रहा था। लेकिन रोहिणी का कहना था कि उन्होंने फिर भी लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन रोहिणी इस टॉपिक को गवर्नमेंट की तरफ ही ले जा रही थी। ये सुनने के बाद डीजी उसे कोर्ट का ऑर्डर देते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि रोहिणी ने अभी तक वैक्सीन के बारे में जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं उसे निकालना होगा, क्योंकि वो सारे आर्टिकल्स बेसलेस थे। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली उन्होंने रोहिणी को जवाब दे दिया था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द वैक्सीन वॉर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।